बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नक्सल मुक्त घोषित करने की तय डेडलाइन से करीब एक हफ्ते पहले पश्चिम बस्तर के आखिरी बड़े कैडर पापा राव उर्फ मंगू ने आत्मसमर्पण कर दिया। पापा राव अपने साथियों के साथ AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियार लेकर बीजापुर के कुटरू थाने पहुंचा, जहां से सभी को जगदलपुर ले जाया गया। कुल 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 10 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 8 AK-47, 1 SLR और 1 इंसास बरामद हुई। पापा राव के आत्मसमर्पण से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी लगभग समाप्त मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में माओवाद के खात्मे की उम्मीद और मजबूत हुई है। तो नक्सली नेता पापा राव ने सरेंडर कर दिया है, अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। तो देखिए, तय डेडलाइन से पहले ये आत्मसमर्पण लाल आतंक की खात्मे की ओर एक बड़ी सफलता है। नक्सली नेता पापा राव सरेंडर कर चुके हैं। तो जगदलपुर में 18 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। तय डेडलाइन से पहले पापा राव का सरेंडर लाल आतंक की और सफलता को दर्शाता है। नक्सली नेता पापा राव अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बता दें कि पापा राव का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। पापा राव संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के लीडर थे। इनकी भूमिका पूर्व महासचिव की थी। तो तय डेडलाइन से पहले पापा राव का सरेंडर हो चुका है और नक्सली नेता पापा राव अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं बलौदाबाजार पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सीएम साय ने बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद के जल्द खात्मे होने की संभावना जताई और कहा कि इससे क्षेत्र में शांति और विकास की नई धारा बहने लगेगी। उन्होंने सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की और प्रदेश की पुनर्वास नीति को सफल बताया। अब तक 2500 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें बड़े इनामी और सशस्त्र नक्सली पापा राव का भी शामिल होना अभियान की सफलता दर्शाता है। तो सीएम साय का कहना है कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। बस्तर क्षेत्र में जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। कि माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी 2 साल पहले डेडलाइन घोषित कर दिए थे कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और सबसे बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बचा था। लेकिन हम आभारी हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम साहस के कारण आज उनका जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है और लगातार हमारे जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं। सैकड़ों न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। हजारों की संख्या में हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छी है। 2500 से ज़्यादा आत्मसमर्पण भी हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कुल मिला के मतलब जो एक सशस्त्र नक्सली था वो भी
सरेंडर किया है, तो इस तरह से नक्सलवाद बिल्कुल समाप्ति वाले हैं। बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना जन्मदिन इस बार प्रकृति की गोद में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। वे सागर जिले के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के मोहली परिक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। नौरादेही पहुंचने पर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ जन्मदिन मनाया। प्रकृति प्रेम को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी का आनंद लिया और पारिस्थितिकी संतुलन के उद्देश्य से नदी में कछुओं को छोड़ा। इस दौरान उन्होंने नौरादेही में प्रस्तावित चीता प्रोजेक्ट के तहत चीतों के बाड़े का भूमि पूजन भी किया, जिसे इस परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नौरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नौरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है। जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री एक किसान के घर पर भी पहुंचे, साथ ही गौमाता को चारा खिलाकर जीवों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। इसके पहले मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्मित होने वाले जन मन सभागार और चिंतन भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही 1100 कन्याओं के पूजन तथा कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर 33 जिला कलेक्टरों ने जांच रिपोर्ट राज्य शासन के पास भेज दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 3 जिलों में 6 स्थानों पर अफीम की खेती किए जाने की पुष्टि हुई है। 30 जिला कलेक्टरों ने अफीम की खेती नहीं होने का प्रमाण पत्र दिया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त ने व्यापक सर्वे अभियान चलाया। जांच रिपोर्ट को लेकर सीएम ने कहा कि कितने भी रसूखदार हो कार्यवाही होगी। वहीं कांग्रेस इस पर सरकार को घेर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अफीम की खेती, जांच और एक्शन में तेजी। अफीम की खेती को लेकर जिलों के कलेक्टर ने सौंपा प्रमाण पत्र। सीएम साय ने अफीम की खेती को लेकर दिए थे जांच के आदेश। कुछ जगहों में पुलिस ने जाकर चिन्हित किया। कितने भी बड़े रसूखदार हो उन पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार नहीं चलेगा। दुर्ग, बलरामपुर, लैलूंगा और तमनार में कुल 6 स्थान पर कार्रवाई।
7 मार्च को दुर्ग के समोदा में खेत से 7.88 करोड़ की अफीम जब्त। भाजपा नेता सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। 10 मार्च को कुसमी में 3.67 एकड़ में अफीम की खेती का खुलासा। 12 मार्च को बलरामपुर के कोरंधा में 2.5 एकड़ में अफीम का खुलासा। 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 20 मार्च को तमनार ब्लॉक के आमा घाट में 1.5 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी गई। केलो परियोजना की शासकीय भूमि में भी हो रही थी अफीम की अवैध खेती। एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में अफीम का खुलासा होने के बाद सियासी पारा भी हाई हो गया है। पूरे मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने सख्ती दिखाई और 15 दिनों में कलेक्टर से अफीम की खेती को लेकर के प्रमाण पत्र मांगा था। रिपोर्ट आने के बाद सीएम ने कहा कि कितने भी बड़े रसूखदार हो उन पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार नहीं चलेगा। दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कब से यह चल रहा है, इसको निकालना है। व्यक्ति का राज नहीं होता, कानून का राज होता है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि हर दिन अफीम के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार लीपापोती करने में लगी है। दुर्ग में आया तो ये समझ करके कि भी कौन सी पार्टी वार्टी का व्यक्ति है, उसका कोई सरोकार नहीं होता, गुनाह होता है। व्यक्ति का राज नहीं होता है, कानून का राज होता है। और इस तरीके से दुर्ग में जब जबरदस्त कार्यवाही हुई, उसके बाद लोगों को ये मन में आया कि अन्य स्थानों पर भी है, तो बलरामपुर का भी विषय सामने आया, उस पर भी कार्यवाही हुई। कार्रवाई कुछ करे तो दिखता है। रोज तो अफीम के खेत पकड़ा रहे हैं, रोज लगभग हर दिन ये मामले आ रहे हैं। तो वो सरकार क्या कर रही है दिख रहा है। सरकार तो लीपापोती करने में लगी है कि और कहीं पे इस तरह की घटनाएं ना हो, और कहीं पे अगर बोया गया है तो उजागर मत हो, उसके बाद भी उजागर हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती को लेकर के अब सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने कलेक्टर से रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाया है। ऐसे में अफीम का मुद्दा अब कानून व्यवस्था के साथ साथ सियासी बहस का भी केंद्र बन गया है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। वहीं रायपुर के फाफाडीह के पास पिथालिया कॉम्प्लेक्स में फर्जी तरीके से कॉल सेंटर संचालित होने का खुलासा हुआ है। अहमदाबाद का एक व्यक्ति कॉल सेंटर चला रहा था। यहां से 50 से अधिक युवक और युवतियों के माध्यम से देश और विदेश में ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रायपुर पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी। तो अहमदाबाद के 50 से अधिक युवक युवतियों के माध्यम से ये व्यवसाय किया जा रहा था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अहमदाबाद का व्यक्ति संचालित कर रहा था कॉल सेंटर। रायपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। फर्जी कॉल सेंटर गंज थाना क्षेत्र के पिथालिया कॉम्प्लेक्स में संचालित किया जा रहा था। यहां पर 2 माले में अलग अलग फ्लोर लेकर जो फर्जी कॉल सेंटर के संचालक है वे इसे संचालित करते हैं और कई युवकों को यहां पर नौकरी पर रखा गया था। इस कॉल सेंटर पर रायपुर पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की रेड हुई है और आप देख सकते हैं ये जो माले हैं, ये तीसरा माला है, इसके नीचे एक दूसरा माला भी है। वहां पर जो है रेड की कार्रवाई चल रही है। कई दस्तावेज यहां मिले हैं और कई युवक युवतियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि विदेशों में यहां से ठगी की जा रही थी। यह जो कॉल सेंटर है, यह जो है अहमदाबाद बेस्ड यह कॉल सेंटर संचालित है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने पहले यहां के जो दोनों फ्लोर को किराए पर लिया गया था और इसे संचालित किया जाता है। यहां से कई प्रकार के दस्तावेज मिले हैं, कई बैंक अकाउंट मिले हैं। इसके अलावा जो है कई जो राशि है, करोड़ों की जो राशि है वह अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है, यह बताया जा रहा है। और अभी पूरे मामले की यहां पर तफ्तीश की जा रही है। कल रात से पूरी कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी है। इसके अलावा जो है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उन्हें बुलाया गया है। कई दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जब इसका खुलासा होगा तो काफी सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। करोड़ों अरबों रुपए की जो ठगी हुई है विदेशों में, उसका खुलासा रायपुर पुलिस कर सकती है।
कैमरामैन सूर्य गौतम के साथ मनोज नायक, NS 24x7। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की, जहां नक्सल प्रभावित मुनगा गांव में 1999 से आंगनबाड़ी संचालित है। बीते 7 से 8 सालों में आंगनबाड़ी का संचालन इसी तरह आम के पेड़ के नीचे किया जा रहा है। ये तस्वीर बताती है कि महिला बाल विकास विभाग नौनिहालों के विकास के लिए कितना गंभीर है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 21 किलोमीटर दूर मुनगा पहाड़ जंगल से घिरा छोटा सा गांव है। गांव बेहद ही संवेदनशील है। भवन न होने के कारण खुले आसमान के नीचे आम के एक पेड़ के तले बच्चों की शिक्षा और पोषण गतिविधियां संचालित की जा रही है। ये तस्वीर महिला एवं बाल विकास विभाग की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। 1999 में यहाँ झोपड़ी में आंगनबाड़ी की शुरुआत हुई थी, लेकिन सलवा जुडुम काल के बाद झोपड़ी भी नष्ट हो गई। बीते 7-8 सालों से आम के पेड़ के नीचे ही आंगनबाड़ी चल रही है। यहाँ न तो पठन पाठन सामग्री है, न बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था। 40 बच्चों के लिए सिर्फ एक छोटी सी दरी का इंतजाम है। आंगनबाड़ी में न शेड है, न सुरक्षा, न पीने के पानी की व्यवस्था और न ही बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई बुनियादी साधन। ये व्यवस्था नौनिहालों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए जोखिमपूर्ण है। बीजापुर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव है मुनगा, जहां पर स्कूल पेड़ के नीचे कई सालों से संचालित हो रही है। उस खबर के बाद प्रशासन ने उसे गंभीरता से लिया और वहां पर स्कूल भवन सैंक्शन भी कर दिया है। मैडम आप एक बार आ जाइए। ये यहाँ की आंगनबाड़ी केंद्र की मैडम है, कार्यकर्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? तुलसी बेंड के। तुलसी बेंड, कब से पोस्टेड है यहाँ पर आप? 1999 से 8/5/1999। 8/5/1999 आपको पूरा याद है। तो ये बताइए, ये पेड़ के नीचे कब से संचालित है? ये जब से मेरा नौकरी लगा तब से। 1999 से पेड़ के नीचे चला रहे हैं, मतलब 27 सालों से। तो कभी आप विभाग से या जिला प्रशासन से बताने की कुछ मांग नहीं की है कि यहाँ पर बच्चों के लिए एक भवन की आवश्यकता है? भवन तो पहले आप जानते हैं ना, हाँ। तो नक्सली से यहाँ पे भवन नहीं बन पाया। यहाँ का भवन को नक्सली तोड़ दिए थे। झोपड़ी था ऐसा बोल रहे। अच्छा, झोपड़ी में भवन कभी बना ही नहीं बना सर। एक तरफ सरकार बस्तर में उन्नति, सड़क, बिजली और नक्सल मुक्त क्षेत्र का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ मुनगा गांव में बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ने की मजबूरी इन दावों पर बड़ा सवाल है। अगर विभाग और प्रशासन ने समय रहते ध्यान दिया होता तो शायद बच्चे ऐसी परिस्थितियों में न पढ़ रहे होते। इन बच्चों के लिए पक्का मकान या छत कब तक मुहैया हो पाती है, इस पेड़ के नीचे की पढ़ाई से इन्हें कब निजात मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुनगा से INET 24 के लिए गणेश मिश्रा। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की बहुत शुभकामनाएं। ये दिन मां महागौरी को समर्पित है और नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आपको लेकर चलेंगे सतना शहर के एक ऐसे शक्तिपीठ में जहां आस्था और चमत्कार का अनोखा संगम देखने को मिलता है। शहर के बीचों बीच स्थित करीब 200 साल पुराना बड़ी खेरमाई मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ मां खेरमाई हर दुख को दूर कर मनोकामनाएं पूरी करती है। क्या है इस मंदिर का इतिहास और इसकी खास मान्यता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सतना शहर का कोलाहल जहां आकर थम जाता है वो है शक्तिपीठ बड़ी खेरमाई का दरबार। लगभग 2 सदियों पुराने इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है वहां कभी मरघट हुआ करता था। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये स्थान 200 साल पहले एक शमशान था। धीरे धीरे यहाँ कुम्हारों ने अपने भट्टे लगाने शुरू कर दिए। तभी तो एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे से माता की ये दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। कुम्हारों ने भक्तिभाव से पूजा शुरू की और माता ने अपनी कृपा बरसानी प्रारंभ कर दी। पूजा पाठ की स्थापित की गई थी कि लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे पेड़ गिरा तो उसके नीचे से
माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। उसी समय से खेरमाई मंदिर खेरमाई रोड के नाम से जानने मिलने लगा। उसी समय से लोगों का आना जाना काफी भीड़ होती है और लोगों की मदद होती है, आस्था भी अच्छी है और सब लोग जुड़े हैं, पूरे सतना के लोग जितने माता से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर की एक और खासियत यहाँ का अखाड़ा है। माता के चरणों में नमन करने के बाद युवा यहाँ अपनी ताकत को निखारते हैं। मान्यता ये भी है कि एक समय जब शहर में महामारी फैली थी और लोगों के शरीर फोड़ों से भर गए थे, तब माता की मूर्ति पर जल चढ़ाने मात्र से ही लोग स्वस्थ होने लगे। तभी से ये विश्वास और गहरा और पक्का हो गया कि खेरमाई माता हर दुख को हर लेती हैं। INH 24/7 के लिए सतना से मनोज रजक की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।